चलो देखो, अब शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इससे पहले वायरिंग वगैरह कंप्लीट कर ही लिया हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या दे रखा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? अभी आप सभी को बताया, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम बोलते हैं धारा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कब होगा? जब किसी बंद सर्किट की बात हो। तो अगर ओपन सर्किट में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसी बंद सर्किट में, किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? धारा या करंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद क्या रहेगा पॉइंट, यहाँ पर आप सभी को पता है भी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो करंट हमेशा क्या रहेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में हमेशा फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, ये दोनों बात ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये हमारे पास क्या है? करंट के बारे में। बिल्कुल नेगेटिव लो होगा, पॉजिटिव हमारे पास हाई होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एलिमेंट यानी कि जो तत्व हमारे पास है, सबसे छोटे कण को कहते हैं। सबसे छोटे कण को आप सभी को पता है क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है ना, एटम हमारे पास क्या रहेगा? सबसे छोटा। के बाद सारी बात आ जाएगी इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में। सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को हम क्या कहते हैं? आप सभी को बताया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट बोलते हैं, और करंट पर प्रेशर लगाने वाला मेन हमारे पास कौन होगा? वोल्टेज। इसीलिए मैंने आपको स्पेशल पॉइंट लिखाया था, वोल्टेज एक क्या होता है? वोल्टेज हमारे पास एक किस्म का प्रेशर होता है, दाब होता है। ठीक है ना, वोल्टेज दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तभी हमारे पास क्या किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, वोल्टेज की इकाई आप सभी को पता है वोल्ट होती है। ठीक है, वोल्टेज के परिवार के अंदर एक तो हमारे पास EMF, एक PD, ठीक है, एक हमारे पास EP, और एक क्या रहेगा? खुद वोल्टेज जो है, ये सारे वोल्टेज के परिवार में है। इन सभी की इकाई क्या रहेगी? वोल्ट होगी। ठीक है ना, EMF हमेशा जो वैल्यू इसकी EMF की हमारे पास फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती कभी, EMF की वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। EMF कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी पॉइंट ध्यान रखोगे आप। ओके, तो देखो वोल्टेज के बारे में हो गई बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास ISO का फुल फॉर्म क्या रहेगा भाई? ISO का आप सभी को पता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है ना, इंडियन नहीं होगा, अमेरिकन नहीं होगा, यूरो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, किसी परमाणु एटम के केंद्रक न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? आप सभी को पता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास, जैसे मान लो कोई हमारे पास एक एटम है। ठीक है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहेगा? जो बीच का हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें आप सभी को पता है प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है हमारे पास। ठीक है ना, बीच में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे पास है, प्रोटॉन पर आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर क्या होगा? उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारे पास उदासीन रहेगा। यहाँ पर क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्लो होते हैं इसके चारों ओर। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, एक तो आपके पास प्रोटॉन है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास न्यूट्रॉन है, इन तीनों में से गतिशील कौन होगा? तो गतिशील हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, गतिशील कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन से हल्का भी होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारे पास हल्का भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? एक होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट या नॉर्मली आप एटॉमिक मास लिखोगे इसे। ठीक है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे लिखते हैं हम? ए से लिखते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? P प्लस में N। ठीक है ना, P प्लस में N का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो क्या होती है हमारे पास? एटॉमिक वेट होता है, या फिर एटॉमिक मास आप बोल सकते हो। ठीक है,
एक हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। अगर आपको बोल दें भी परमाणु क्रमांक बताओ किसी भी संख्या का, मान लो परमाणु क्रमांक 20 है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी 20, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी 20, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। मान लो कोई भी हमारे पास एक है एलिमेंट है, जैसे आप कोई एग्जांपल लेके चलते हो जिसके अंदर मान लेते हैं एक्स हमारे पास कोई ए चीज़ है, ठीक है ना, ए हमारे पास कोई पॉइंट है, या सोडियम लेके चलो आप, सोडियम, ठीक है, सोडियम हमारे पास है। ऊपर का जो पॉइंट लिखेंगे, जो हमारे पास ऊपर का जो बिंदु लिखा जाता है वो क्या होता है, वो तो होता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। जो इसके बेस में लिखते हैं ना, यहाँ पर बेस में लिखेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक जो परमाणु क्रमांक होता है ये, ठीक है। ऊपर जो लिखेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, एटॉमिक वेट या भार, भार हमेशा ऊपर उठाते हैं ना, इस तरह से याद रखना, भार हमेशा ऊपर उठाएंगे। और बेस में हमारे पास क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक। जड़ का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है जड़ का मतलब। इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो हमारे पास क्या होगा भाई, न्यूट्रॉन। समझ गए बात, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी क्लियर सारी। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या था, ठीक है। केंद्रक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। किसी एटम का मास माना जाता है, मास की बात करें, अभी हमने देखा है क्वेश्चन ये, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भार हमारे पास है वो माना जाएगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर किसमें पॉजिटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज आप सभी को पता है, प्रोटॉन पे। कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे, प्लस 1.6 गुणा में 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर उपस्थित चार्ज कौन सा होता है हमारे पास, प्रोटॉन पर उपस्थित चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य हमारे पास क्या रहेगा, किया जाने वाला कार्य वोल्टेज, दो बिंदुओं के बीच, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच हमारे पास, मान लो को यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक बिंदु हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। देखो एक हमारे पास ए बिंदु है, दूसरा हमारे पास क्या है, बी बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा, ठीक है। वोल्टेज को हम किससे लिखते हैं, वोल्टेज हमारे पास लिखने का क्या होता है, वोल्टेज जो है वर्क बटा में चार्ज, ठीक है, यानी कि किया गया कार्य, किसी भी आवेश के अंदर किया गया कार्य वो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखे तो वो वर्क की इकाई क्या होती है, जूल, और चार्ज की इकाई क्या रहेगी, कूलाम। तो क्या होगा हमारे पास, एक जूल बटा एक कूलाम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव के लेके आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक है। प्रोटॉन को किसी अन्य प्रोटॉन के निकट लेके आएंगे तो हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि होती है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी होती है एक, तो एक हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी आप सभी को पता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 12 mv², ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के बारे में, ठीक है ना। न्यूट्रल तो मतलब हमारे पास क्या रहेगा, जो उदासीन हो। उदासीन कब होता है, जब दोनों की संख्या बराबर हो जाए तभी हमारे पास उदासीन होता है। तो प्रोटॉन तो नहीं है मेन बात, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास बराबर हो, ठीक है ना, ठीक है, यही दे रखा है, प्रोटॉन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, एटम हमारे पास उदासीन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यदि किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या 39 है, अब ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 39 ही होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर जितनी प्रोटॉन की संख्या है वो हमारे पास बराबर रहेगी कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या की, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये 39 है प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारे पास 39 होगी। ये क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या का मतलब एटॉमिक जो हमारे पास नंबर है,
एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, ठीक है। कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं? कम दूरी पर हमारे पास रखे गए दो बराबर और विपरीत, दो बराबर भी है और विपरीत भी हमारे पास है, तो वो बिंदु हमारे पास क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, मेन पॉइंट कोई भी एक पॉइंट हमारे पास ये A है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये B है, ठीक है। इन दोनों को हमने किसी कम दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लो दो विपरीत या सेम की बात करें। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट है और यहाँ पर हमारे पास है 5 वोल्ट। ये है तो अलग अलग, विपरीत कर दिए हमने, ठीक है ना। अब विपरीत है तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इकाई क्या होती है? भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इकाई हमारे पास होती है वोल्ट, याद रखना ये, ठीक है। ऐसा इकाई पूछ रखी है भी विद्युत आवेश की, तो आप सभी को पता होगा ऐसा इकाई तो क्या होगी? कूलाम, ठीक है। एक कूलाम किसके बराबर होता है? अभी मैंने पूछा ही नहीं। एक कूलाम किसके बराबर होता है? एक कूलाम हमारे पास 1 एम्पियर गुणा में 1 सेकंड के, ठीक है, ये रहेगा एक कूलाम, ओके। एक कूलाम हमारे पास, ये बात होगी, 1 एम्पियर जो होता है, मैं बता रहा हूँ, सुनो बात है, 1 एम्पियर जो हमारे पास है वो गुणा में करेंगे 1 सेकंड, तो क्या रहेगा? ये एक कूलाम हमारे पास बन जाएगा। अगर बात आपको ये पूछ लें भी चार्ज की बड़ी इकाई हमारे पास क्या थी? चार्ज की बड़ी इकाई हमारे पास है फेरेड, ठीक है ना, ये आपको पता है। तो अब आपको ये पूछ ले भी 1 फेरेड बराबर कितने कूलाम के होता है? ये होगा 96,500 कूलाम, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। बाकी अगर कूलाम की बात पूछ ले तो एम्पियर गुणा में सेकंड, ये बात होगी। पूरा क्वेश्चन नहीं बोला था ना मैंने। चलो देखो, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को हम क्या कहेंगे? भी धनायन कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास धनात्मक जो है उससे निकलने वाले जो आयन हमारे पास है वो धनायन, ऋणात्मक से क्या बोलेंगे? ऋणायन बोलेंगे, ठीक है। ये देखो भी, अगर +2Q यानी कि 2 चार्ज और यहाँ पर क्या -5Q चार्ज है, 2 चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो हमारे पास कुल चार्ज कितना हो जाएगा? अब आप सभी को पता है ज़्यादा वैल्यू कौन सी हमारे पास है, इसको माइनस कर रखा है, तो हमारे पास क्या आएगा? -3। तो आप सभी को पता ही होगा, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्या देखो, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसमें रहेगी? अब आप सभी को पता है एक तो हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, एक हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? भी पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक, ठीक है। नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक। ये मैंने बताया था जिसके पास धन ज़्यादा है वो दूसरों को धन देगा, तो उसमें क्या हो जाएगी? भी इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋणात्मक का मतलब, ऋण का मतलब होता है कर्जा, दूसरों से कर्जा लोगे तो धन ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? वृद्धि, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस में हो रही है? ऋणात्मक के अंदर हमारे पास है, तो इसमें क्या रहेगा? भी ऋणात्मक चार्ज बॉडी पर अधिकता होगी, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट? सारे पॉइंट करवा रखे हैं। स्थैतिक बिजली जो हमारे पास, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किस कारण से होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमेशा घर्षण के कारण होती है, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। जब आपने एग्जाम्पल ये सुने होंगे, कई एग्जाम्पल, कि बिल्ली की फर पर एबोनाइट की छड़ रगड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ठीक है। और कंबल वाला एग्जाम्पल आप सभी को पता है, सर्दियों के टाइम आप कंबल वगैरह या चादर वगैरह क्या है उस पर हाथ लगाओगे चादर पर, तो उसमें भी क्या है? थोड़ा सा एक चार्ज सा उत्पन्न होगा, ठीक है ना, तो वो भी क्या होगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मेन जो होता है सर्दियों में आप देखोगे, अगर रूम डार्क रूम है तो वहाँ पर क्या है, चादर आप हाथ लगाओ चादर पर, तो वहाँ पर क्या होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी।
ठीक है, इसके बारे में छड़ हमारे पास धनात्मक रहेगी, छड़ धनात्मक है, और जो एबोनाइट जो हमारे पास फर रहेगी उसको ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, चार्ज हमारे पास मेन यही पूछते हैं नॉर्मली भी, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे हमारे पास उत्पन्न होगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक तो बिल्ली की फर वाला एग्जांपल एक इम्पोर्टेंट है, एक जो ये मैं बता रहा हूँ चादर वाला इम्पोर्टेंट है, एक कुर्सी पर आप यूज़ करते हो, कोई कुर्सी पर किसी को बैठाकर पीछे से उसके थोड़ी बहुत चोट लगाओगे, ठीक है, टॉवल वगैरह से, तो उसको टच करोगे तब भी चार्ज बनता है। ठीक है, तो वो स्टैटिक चार्ज है सारे ये। निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? क्या नहीं है पूछी है। रासायनिक क्रिया से बैटरी के द्वारा कर सकते हैं, विद्युत चुंबकीय मोटर जनरेटर सारे कर सकते हैं। ठीक है ना, दो असमान धातुओं के जंक्शनों को गर्म करना बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास थर्मोकपल इफेक्ट है, सीबेक इफेक्ट है, उसके कारण हो रहा है ये। धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ने से हमारे पास ईएमएफ थोड़ी उत्पन्न होगा। ठीक है, ये तो स्टैटिक हमारे पास चार्ज बन सकता है। ओके, ये भी धातु की पट्टी की बात है, इसमें भी नहीं होगा। फिर देखो नेक्स्ट, करंट फ्लो के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार करंट प्रवाहित होती है, हमारे पास क्या रहेगी, हमेशा आप सभी को पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा फ्लो होती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव, धनागर ऋणागर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ठीक है ना, किसी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारे पास क्या है, उच्च विभव की दिशा में, यानी कि लो से हाई। ठीक है ना, यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो लो पोटेंशियल है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि लो पोटेंशियल से क्या रहेगा, हाई पोटेंशियल की तरफ हमेशा फ्लो होता है। ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है हमेशा। हमारे पास कोई मेटल कंडक्टर में इलेक्ट्रिक धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण हमारे पास होता है, तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही होता है बस। ठीक है, ये सही है। अगला क्या दे रखा है, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ता है तब किस किस्म की इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो ये आप सभी को अभी हमने डिस्कस किया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा भाई। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज हमारे पास किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात करें तो 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 गुलाम इलेक्ट्रॉन की बात है तो। ठीक है, इतना ध्यान रखो, -1.6 गुणा में 10 की पावर 19, 18 नहीं होगा, यहाँ 11 नहीं होगा, यहाँ 18 नहीं होगा, वैसे ही कट हो रहा है सारे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच बल हेतु कूलाम का नियम में से सर्वाधिक समान है, किसके समान है ये पता है आपको, गुरुत्वाकर्षण के नियम के हमारे पास दे रखा है इसमें, न्यूटन का गुरुत्व नियम। ठीक है, न्यूटन का हमारे पास क्या रहेगा, गुरुत्व नियम। कूलाम का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो अगर नहीं समझाया तो। इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच दो हमारे पास Q1 और Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है ना, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास ये नहीं पता अभी कौन सी डायरेक्शन में आकर्षित का बल लग रहा है इनके बीच में, या फिर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। ठीक है, ये हमें नहीं पता, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है कुछ ना कुछ। वो जो हमारे पास बल रहेगा, फोर्स जो रहेगा वो क्या हो रहेगा, समानुपाती Q1 Q2 बटा में क्या होगा, D के स्क्वायर के, स्क्वायर लिखेंगे नीचे। ठीक है, ये हमारे पास कूलाम का नियम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर कूलाम का नियम हमारे पास यही होता है। अब यही नियम सेम बराबर रहेगा किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में क्या होता है, दो हमारे पास कोई वस्तु है जिस पर चार्ज है m1, दूसरी वस्तु पर चार्ज हमारे पास क्या है m2, मास की बात है, चार्ज नहीं मास है ये। ठीक है, दो वस्तु पर एक तो m1 मास है, दूसरी पर मास है m2। अब क्या हुआ, इन वस्तु को हमने कुछ दूरी पर रखा, डिस्टेंस या r लिखते हैं कई जगह पर। ठीक है, बाकी अब देखो
इनके बीच में बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा इनके बीच में वो हमारे पास समानुपाती होगा m1 m2 बटा में क्या रहेगा d के स्क्वायर के। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, जो कि न्यूटन ने दिया था अपना, ठीक है ना। ये नियम हमारे पास, और ये नियम एक जैसा लग रहा है, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच बल हेतु कूलाम का नियम से सर्वाधिक समान है। सर्वाधिक किसके समान है? सर्वाधिक हमारे पास न्यूटन का जो नियम है गुरुत्वाकर्षण का, उसके समान है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, न्यूटन का गुरुत्व का नियम के समान रहेगा। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा, 1 सेकंड के लिए तो 1 एम्पियर धारा, अभी मैंने बताया था आपको कि 1 कूलाम हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर गुणा में क्या रहेगा 1 सेकंड, ठीक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आप सभी को पता है। अभी 1 एम्पियर की बात है, ध्यान रखना, यानी कि I बराबर क्या होता है Q बटा में T, ठीक है। तो 1 कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रति का नाम लिखा हो या पर लिखा हो, उसका मतलब बटा में होता है, ठीक है। तो यहाँ कूलाम जो है प्रति सेकंड का मतलब बटा में सेकंड है ये। तो आप सभी ने पढ़ रखा हुआ Q बटा में T करंट का फॉर्मूला है। 1 प्रति सेकंड नहीं होगा, वोल्ट नहीं होता, 1 वाट तो नाम ही नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन बी वैसे ही बन रहा है। यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, I बराबर dq बटा में dt, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस किया है I बराबर q बटा में मैंने बताया था t, ठीक है। ये चार्ज जो है वो समय के साथ चेंज हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इनके साथ लगा देंगे d, तो dq बटा में क्या हो जाएगा dt, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। वोल्ट का क्वेश्चन, ये तो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। वोल्ट बराबर क्या रहेगा हमारे पास, कूलाम बटा में जूल बटा में कूलाम, ठीक है। ऑप्शन सी, ये कई बार करवा दिया। ये देखो आइडियल में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स की बात है, वोल्टेज सोर्स में होना चाहिए। अब आइडियल बात है और किसकी बात चल रही है, अभी वोल्टेज सोर्स की बात चल रही है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स की ओ से हमारे पास क्या बनेगा 0, ये मैंने आपको बताया था 0, तो हमारे पास क्या रहेगा 0 प्रतिरोध, ठीक है। ये तो याद ही होगा। अगर करंट सोर्स की बात आए तो, अगर आइडियल करंट सोर्स की बात आए तो क्या रहेगा इन्फिनिटी। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा से प्रवाहित होती है, उसमें से धारा प्रवाहित होती है, वो हमारे पास क्या रहेगा चालकता। प्रतिरोध धारा को रोकता है, ये भी रोकेगा। आग्राहिकता, प्रेरकता तो हमारे पास क्या धारा के फ्लो होने का या चेंज होने का विरोध करता है, ठीक है। तो मेन हमारे पास क्या रहेगा चालकता, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस की इकाई आप सभी को पता होगी, कंडक्टेंस की जो इकाई है वो हमारे पास हो, या आप क्या लिखोगे या साइमन, ठीक है। और ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, वैसे सीमेन एक ही बात है ये। प्रतिरोध का व्युत्क्रम हमारे पास क्या होगा अभी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम आप सभी को पता है, कंडक्टेंस R बराबर क्या होगा 1 बटा में G, ठीक है ना। R बराबर क्या होता है 1 बटा में G। वो लिखा मिलेगा यहाँ पर, सीधा लिखा है। अगर प्रतिष्ठम लिखा होता, अगर मैग्नेटिक सर्किट की बात हो तो अलग रहेगा। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में जो हमारे पास रिलक्टेंस है उसका संबंध किससे रहेगा, परमियन से, ठीक है ना। ये होता है मैग्नेटिक सर्किट की बात। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रखा है, सीधा बोल रखा है, ये प्रतिरोध की बात है सीधा, ठीक है ना। प्रतिरोध यानी कि R बराबर क्या रहेगा 1 बटा में
जी। ठीक है, यहाँ पर रिलेक्टेंस वगैरह का जो नाम ही नहीं है इसके अंदर, सीधा आपको ध्यान रखना है। आर 1/g, बी बराबर 1/x और z बराबर 1/y। ठीक है, ठंडा खोल दूंगा मैं, ठंडा है। ये यार सेट करके आगा तो फोन इन सही कर। गिट्टी लगानी पड़ेगी। चलो देखो नेक्स्ट, चालकता की इकाई पूछ रखी है। चालकता की इकाई सभी को पता होगी। चालकता हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, वो। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ये महू बस। ठीक है, कंडक्टर में प्रवाहित धारा किसके प्रोपोर्शनेट होती है हमारे पास। कंडक्टर में जो प्रवाहित धारा है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनेट होती है, यानी कि हमारे पास इन समानुपाती का पॉइंट है ये, समानुपाती का किसके प्रोपोर्शनेट रहेगी, अपवाह वेग की। अपवाह वेग का मतलब अपवाह वेग हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हेलो, चीजें 1 मिनट भी। अपवाह वेग देखना पड़ेगा एक बार क्या होता है। अगर हम ओम के नियम के हिसाब से देखें तो हमारे पास सही है बात ये, जो करंट है वो हमारे पास समानुपाती किसके होता है, वोल्टेज के। ठीक है, मेन हमारे पास फिर अपवाह वेग को वोल्टेज ही बोलते हैं। घन तो वैसे ही नहीं होगा वो, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो रहा है हमारे पास, वर्ग नहीं होगा डायरेक्ट, चौथी घात वैसे कट है, तो मेन बचता ऑप्शन एक है, लेकिन हमारे पास वोल्टेज के हिसाब से देखना पड़ेगा इसको। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में करंट प्रवाहित होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट कितना फ्लो होगा भाई, करंट हमारे पास फ्लो होगा अनंत। ठीक है, देखो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, एक तो होता है शॉर्ट सर्किट, एक तो रहेगा सबसे पहले ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के अंदर जो हमारे पास करंट है वो कितना फ्लो होता है भी, 0। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है, हाई हमारे पास फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इसमें हमारे पास जो करंट है वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी होगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, अनंत। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है। अनंत प्रतिरोध हमारे पास कौन से में होगा,
अनंत हमारे पास ओपन सर्किट में होता है, ठीक है। ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, अनंत होगा फिर, क्योंकि आप सभी को पता है V बराबर क्या होता है, IR। अगर I निकालें तो क्या होगा, V बटा में R। अब ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट के अंदर, ओपन है ना, हाँ ठीक है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, अगर इस हिसाब से देखें R बराबर V बटा I, देखो हाँ करंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अब किसी के बटा में 0 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा ओपन सर्किट। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना, धारा फ्लो किसमें नहीं होगी, ओपन सर्किट में नहीं होगी धारा फ्लो, तो ठीक है। एक खुले परिपथ में, खुले परिपथ की बात करें यानी कि ओपन सर्किट हमारे पास है, तो ओपन सर्किट की क्या कंडीशन पता है आपको, ओपन सर्किट में क्या क्या चीज रहेगी, ओपन सर्किट में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए धारा शून्य होगी, ठीक है, धारा शून्य होती है, ये बात ठीक है। और प्रतिरोध क्या रहेगा भी, अनंत रहेगा, तो ऑप्शन डी बन रहा है, ठीक है। ओपन सर्किट में करंट अनंत थोड़ी होगा, दोनों अनंत थोड़ी होंगे, दोनों हमारे पास शून्य थोड़ी होते हैं, वैसे ही ऑप्शन कट हो रहे हैं सारे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है अभी, शॉर्ट सर्किट जो होता है, शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट एक ऐसा हमारे पास परिपथ होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या खास बात रहेगी भी, जिसमें तार के छोटे टुकड़ों को, ये तो कोई लिंक नहीं है, जो केवल कम दूरी तक फैला हो, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका उपयोग प्रकाश मंद करने के लिए, जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है, वो हमारे पास क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट। क्योंकि शॉर्ट सर्किट अगर है तो उसमें करंट क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत होता है। बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को कहते हैं। सर्किट को हम क्या कहेंगे भी, क्लोज सर्किट हमारे पास रहेगा, बिल्कुल ठीक है। बिजली माध्यम नियंत्रण और हमारे पास उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट ही बोल, ठीक है। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट कोई काम का नहीं है, रिसाव हमारे पास कोई काम का नहीं है, ओपन में करंट कहाँ फ्लो होगा फिर, ठीक है। तो मेन चीज ये ध्यान रखो। एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत है और न ही एक सर्किट जिसमें हमारे पास न कोई ऊर्जा स्रोत है। अब आप सभी को बता रखा है मैंने, दो हमारे पास होता है, एक तो होता है पैसिव, एक हमारे पास क्या होता है, एक्टिव, ठीक है। जो ऊर्जा को खपत करे वो हमारे पास क्या होता है, पैसिव, और जो ऊर्जा को डिलीवर करे वो हमारे पास क्या रहेगा, एक्टिव। तो इसमें कोई ऊर्जा स्रोत नहीं रहेगा, पैसिव, और पैसिव को हम क्या बोलते हैं, पैसिव को बोलेंगे निष्क्रिय सर्किट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समानांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। सीरीज और समानांतर के लिए एलिमेंट में अलग अलग करंट होगा, नहीं भी, सीरीज में तो करंट सेम होता है, ये तो वैसे ही कट हो गया। वोल्टक संयोजक, वोल्टेज संयोजन होते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मेन क्या दे रखा है, पावर संयोजक होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, एक ऐसा कथन है जो सीरीज और समानांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। तो मेन हमारे पास क्या रहेगा, पावर संयोजक होते हैं, इसके अंदर पावर जो भी एलिमेंट है वो सारे रहेंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट के अंदर। सर्किट में धारा के प्रवाह के विरोध का क्या कहा जाता है अभी, क्या आप सभी को पता है, रेजिस्टेंस कहेंगे भी। धारा के प्रवाह का विरोध होगा रेजिस्टेंस, सहायता कौन करेगा, कंडक्टेंस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समानांतर कनेक्शन में समान होता है। तो समानांतर में आप सभी को पता है सेम क्या होता है अभी, वोल्टेज और करंट क्या होगा, अलग अलग। ये क्वेश्चन आता है पेपर में और आया भी हुआ है,
ठीक है ना, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा हमारे पास क्या होगी? उड़ते विमान द्वारा विद्युत ऊर्जा तो होती नहीं अभी, ये तो वैसे ही कट है। हाइट की बात है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और गति उसमें होगी तो क्या रहेगी? गतिज ऊर्जा। दोनों हमारे पास क्या रहेंगे? ऑप्शन डी। ठीक है, विमान हमारे पास ऊंचाई पर ही रहेगा। तो हाइट की बात आए, मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होता है? mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा? हाफ mv²। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। चल रही ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में ऊर्जा, चलती हुई ट्रेन में एक हमारे पास व्यक्ति कोई बैठा है तो उसके अंदर क्या रहेगा भी? दोनों रहेगी उसमें भी। ठीक है, mgh रहेगा और हमारे पास हाफ mv² भी है। ये साइंस का प्रश्न है वैसे। विद्युत ऊर्जा को कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? विद्युत ऊर्जा हमारे पास मैकेनिकल से भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाश से भी कर सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा, सारा सही रहेगा। ठीक है, मैकेनिकल यानी कि हमारे पास कैसे प्राप्त होगा? कौन देगा मैकेनिकल से? जनरेटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा? जनरेटर। प्रकाश से कौन देगा? सोलर सिस्टम। ठीक है, और ये आपको पता है रासायनिक तो बैटरी का नाम। एक सामान्य विद्युत लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? एक सामान्य विद्युत लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसमें क्या रहेगा अभी? उष्मीयमान, यानी कि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और जो भी उष्मीयमान पर काम करे उसका लगभग पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है? यूनिटी के नज़दीक होता है पावर फैक्टर उसका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। उसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से एक स्केलर मात्रक है। अब ये चीज़ ध्यान कर लेना, स्केलर मात्रक का मतलब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जिसे हम क्या बोलते हैं? एदिश। ठीक है ना, एदिश राशि, जिसके अंदर क्या रहेगी हमारे पास? क्या होगा? हाँ, एदिश का मतलब दिशा नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा। ठीक है, अब मेन बात क्या है? स्केलर क्वांटिटी हमारे पास मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और इलेक्ट्रोलाइटिक विस्थापन घनत्व यानी कि डेंसिटी, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? एदिश रहेंगे। विस्थापन जो है ना, ये नहीं होगा, अभी इसमें तो सही दे रखा है। विस्थापन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का रहेगा, ये स्केलर नहीं होगा। देखो, करंट, वोल्टेज, चार्ज, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, ठीक है, ये सारे आपको जो नाम दिखाई दे ये सारे क्या रहेंगे? एदिश होंगे। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, हाँ, पीडी ये भी रहेगा। मेन हमारे पास ये सारे जो है ना, ये सारे क्या रहेंगे? एदिश राशि के अंदर। ठीक है, याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीधा मैंने लिखवा भी रखा है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, ये सारे जो करंट है, वोल्टेज है, चार्ज है, रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, सारे हमारे पास एदिश है ये। ठीक है ना, हाँ, डेंसिटी हमारे पास 37 हो। ठीक है, तभी वहाँ पर उल्टा कर रखा है, डेंसिटी 37 रहेगी। इसमें क्या है? डेंसिटी नहीं आएगा, इसमें ए और सी क्या जे फील्ड का अलग रहेगा। उसमें हमारे पास जैसे मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, उसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो और एक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो, दोनों का अलग अलग ही होगा वैसे तो वेक्टर में। ये क्वेश्चन मैंने एक बार टेस्ट में दिया भी था, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को क्या मान रखा है? स्केलर मान रखा है, वेक्टर, सॉरी, हाँ, वेक्टर मान रखा है। वेक्टर का मतलब सैदिश माना हुआ है। अब यहाँ डेंसिटी हमारे पास है, डेंसिटी हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक विस्थापन डेंसिटी, ये क्या रहेगी? ये हमारे पास सैदिश होगी ये। ठीक है, सैदिश, वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो। ठीक है, ये प्रश्न तो पेपर में 2-3 बार दिया है।
चलो नेक्स्ट देखो भी, इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है? बिजली का चालन तो हमारे पास कर सकते हैं, पानी भी है, मानव शरीर भी है, सारे ही करेंगे। ठीक है। लाउड स्पीकर कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा रूपांतरित करता है? तो आप सभी को पता है लाउड स्पीकर हमारे पास विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक जो हमारे पास साउंड के अंदर चेंज कर देगा। फ्रीक्वेंसी का आप सभी को पता है 200 हर्ट्ज की आवृत्ति में समय अवधि यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, कितना रहेगा? ठीक है। समय अवधि का मतलब क्या रहेगा, हाफ, 1/, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम हमारे पास 1/f, तो 1/ में क्या रहेगा अभी, 200। ठीक है। और 1/में 200 किससे लिखेंगे, 0.5 तो वैसे है, बटा में हमारे पास 100 है, तो ये आगे जाएगा 0.005, 0.3 ऑप्शन 005। ठीक है। क्यू विद्युत की मात्रा, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है, विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र हमारे पास क्यू बराबर क्या है, IT। ठीक है। बस IT देखो भी कहाँ पर है, बटा में नहीं होगा, गुणा में रहेगा IT एरा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। एक इलेक्ट्रॉन आवेश किसके बराबर होता है, ये आप सभी को पता है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश की बात करें तो ये हमारे पास -1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है। कूलाम होता है, कूलाम आप सभी को पता है। क्यू की बात है, क्यू रहेगा गुणा में, तो हमारे पास एम्पियर सेकंड। ठीक है। ये डायरेक्ट ध्यान रखोगे आप। उसके बाद एक कूलाम का मान निम्न में से किसके बराबर होता है? एक कूलाम का जो मान होगा वो हमारे पास निम्न में से, 11 वाले तो वैसे ही कट कर देंगे हम। ठीक है। मेन क्या रहेगा, 6.25 गुणा में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर गुणा नहीं दे रखा तो हमारे पास क्या रहेगा, यही आंसर रहेगा। समझ गए बात? अगर 19 होता तो क्या करते भी, ये पॉइंट आगे चली जाती, 0.6 बनता फिर। ठीक है। चार्ज की विद्युत क्षेत्र प्रबलता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को E से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को E से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। हाँ, इंटेंसिटी है ये। E बराबर फॉर्मूला क्या होगा अभी, E बराबर फॉर्मूला फोर्स बटे, ठीक है, फोर्स बटे में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इसके अलग मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको, सही है तो मैं गलत थोड़ी बता रहा हूँ। क्या रहेगा एक और पॉइंट, बिल्कुल ये सही था, वोल्टेज बटे डिस्टेंस। E बराबर क्या है, V बटा में D, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसमें क्या रहेगा हमारे पास, V क्या होगा वोल्टेज, और D क्या होगी डिस्टेंस, तो वोल्ट बटा में मीटर। ये पर्सन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वोल्ट बटा मीटर किसकी इकाई है। वोल्ट बटा मीटर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की इकाई होती है ये। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज की विद्युत क्षेत्र प्रबलता इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने से हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा अभी, दूरी के वर्ग के साथ घटती है। हाँ ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है, अब आप सभी को पता है अभी दो हमारे पास चार्ज है Q1 और क्या दे रखा है दूसरा Q2। ठीक है, अब फोर्स की बात करें, फोर्स हमारे पास Q1 Q2 बटा में क्या रहेगा D के स्क्वायर की। ठीक है ना, ये हमारे पास दे रखा है इसमें से। प्रबलता का मतलब हमारे पास क्या है, फोर्स की बात ही है अभी। ठीक है, अब फोर्स हमारे पास क्या रहेगा, इसमें दूरी के वर्ग के साथ क्या रहेगा, दूरी जो डिस्टेंस है इसके वर्ग के साथ क्या रहेगा हमारे पास, घटता है ये। पर ऊपर ये नहीं दे रखा ना, बढ़ाएंगे या घटाएंगे,
चार्ज की विद्युत क्षेत्र प्रबलता स्क्वायर का तो पॉइंट ही एक है। बाकी इसमें एक पॉइंट और बनता है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास सीधा दूरी के क्या होता है, विलोमानुपाती भी होता है। सीधा दूरी के भी विलोमानुपाती रहेगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे हमें, इसमें v बटा डी करें तो d इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस दूरी कम होगी, तो दूरी के बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ेगा वैसे ही नहीं, ठीक है। मेन तो हमारे पास फिर यही बनेगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें कट हो रहा है। घन की बात तो वैसे ही नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, बिजली की गति आप सभी को पता है, बिजली की गति जो है वो 8 पॉइंट, ये तो वो वैसे ही ऑप्शन कट हो रहे हैं सारे, एक ही बचेगा। क्या चीज़ है, 3.8 गुणा में 10 की पावर 8। हाँ 3 नहीं, 8 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 8 नहीं होगा, ठीक है। सीधा हमारे पास 3 गुणा में 10 की पावर 8, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर बटा में सेकंड। गति की बात है, वेलोसिटी की बात है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, मीटर बटा में सेकंड। 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। चार्ज निकालना है हमें, तो Q बराबर क्या होता है अभी, Q बराबर IT, ठीक है। Q I हमारे पास कितना दे रखा है, I हमारे पास है 10, T हमारे पास टाइम 1 मिनट है, मिनट को चेंज किस में करेंगे, सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 60, तो कितना आ गया 600 कूलाम है क्या ऑप्शन में। अच्छा यहाँ C होगा साथ में, ठीक है, बाकी ऑप्शन C ठीक है अभी। चलो नेक्स्ट देखो, यदि 1 एम्पियर की धारा किसी लैंप में 100 सेकंड तक फ्लो हो रही है, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा, तो उस समय में लैंप से कितना कूलाम क्यू निकालना है। हमारे पास करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो क्यू निकालने के लिए गुणा कर देंगे बस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 कूलाम। सीधा सा करना है, तो क्यू बराबर क्या होगा IT, दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से हमने क्या कर दी, आधी दूरी हमने आधी की है, ध्यान रखना। तो उनके बीच बल कितना होगा, 4 ज़्यादा, 4 क्या हो जाएगा ज़्यादा। कैसे, अभी हमने देखा था फोर्स जो हमारे पास है वो क्या रहेगा, दूरी के वर्ग के हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हमने आधा कर दिया तो इसका वर्ग है, आधा का मतलब 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4। तो दूरी हमारे पास 4 कम हो गई, तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना हमारे पास सही होगा, ठीक है। क्या दे रखा है अभी, 6603 कार्य है, जूल होना चाहिए था। 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज C निकालना है। C निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, W/V। W कितना है अभी 660 बटा में V कितना है 6, तो हमारे पास ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर लेना, यहाँ पर जूल होगा 3 की, ठीक है ना।
जो मिस्टेक है वो आप चेक कर लो, बाद में एक साथ बता देंगे सारी मिस्टेक जितनी भी होगी वो। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सभी को पता है भी, इलेक्ट्रॉन का आवेश यही होगा, ठीक है, -1.6 गुणा में 10⁻19, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश हमारे पास क्या रहेगा, प्रोटॉन हमारे पास प्लस में हो जाएगा बस, ठीक है। न्यूट्रॉन का आवेश हमारे पास क्या होता है, आवेश रहित। आवेश वैसे रहित नहीं होता, नेट आवेश इसमें 0 होता है, आवेश तो होता है इसमें लेकिन हमारे पास उदासीन होता है आवेश इसका, बाकी ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा हमें। आवेश का मात्रक आप सभी को पता है क्या रहेगा, फेरेड हो, अच्छा आवेश का बड़ा मात्रक है ये, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या रहेगा, बड़ा, ठीक है। और ये रहेगा नॉर्मल। SI इकाई की बात करें, SI इकाई हमारे पास क्या है, कूलाम, ठीक है। आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक अभी कि हमने क्या पढ़ा था, एम्पियर, एम्पियर गुणा में सेकंड, ठीक है। Q बराबर IT, एम्पियर गुणा में सेकंड होगा, प्रति सेकंड का मतलब बटा में आ गया है। तो फिर 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 एम्पियर की बात करें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भी, 18 वाला, ये 28 वाला कट कर देना, ठीक है। मेन हमारे पास क्या रहेगा, 25 वाला सही होगा ये, ओके। जिसका वर्ग याद कर रखा है, हाँ सही है फिर तो बिल्कुल। 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा भी, एम्पियर हमारे पास Q बटा में T, तो Q बटा T तो कूलाम बटा में सेकंड। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहा जाता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या हमारे पास किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या जो होती है उसकी, उसी को बोलते हैं। ये मैंने अभी बताया था, कोई भी, हाँ यहाँ पर यह होना चाहिए था, हमारे पास क्या होता है, कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वही सेम क्या रहेगी, प्रोटॉन की संख्या, और उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। ये सारी चीज बराबर होती है, ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो भी, द्रव्यमान में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, हाँ यहाँ पर ठीक है भी, तथा ये बात, ओके। इसमें क्या रहेगा, एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास को हम A से लिखते हैं, A बराबर क्या रहेगा भी, P प्लस में क्या होता है, N, ठीक है। अगर N निकालना हो तो हमारे पास A माइनस P, समझ में आ गया पॉइंट, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक, ये तो ठीक है अभी। कंडक्टेंस का मात्रक साइमन, विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करने वाला कंडक्टेंस। चालकता का मात्रक G, ठीक है, G हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक वोल्ट। L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ये चीज देखो आप सभी को बताया, हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके बाद K L M N, यही कक्षा होती है स्टार्टिंग के, ठीक है ना। 4 कक्षा याद करते हैं हम। K से हमारे पास क्या याद रखेंगे, आपको इसमें निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो K हमारे पास पहली कक्षा है, अब पहली कक्षा के अंदर n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 हमारे पास गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2। यानी कि पहली कक्षा के अंदर K के अंदर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। L के अंदर पूछा गया है, L हमारे पास कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर M में पूछे तो भी, M के अंदर, M हमारे पास तीसरी कक्षा है, 3 3 9 दूनी 18। अगर आपको N में पूछ ले तो 4 चौके 16 दूनी 32, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं 2 8 18 और 32, ठीक है। ये हमारे पास होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर संख्या। प्रेस, बल्ब, हीटर, कौन सा इफेक्ट होता है इन सभी में, आप सभी को पता है, इन सभी में हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट है तो पावर फैक्टर लगभग यूनिटी के नज़दीक रेजिस्टिव लोड पर ये सारे काम करते हैं।
ठीक है। विद्युत घंटी, मोटर, फैन आदि में विद्युत धारा का कौन सा प्रवाह उत्पन्न होता है? कौन सा प्रवाह उत्पन्न होगा? इसमें हमारे पास उत्पन्न होगा मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है इसमें। ठीक है, विद्युत धारा का कौन सा प्रवाह उत्पन्न होता है? तो ये हमारे पास क्या रहेगा? डी। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। शैल, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण आदि में विद्युत धारा का कौन सा प्रवाह उत्पन्न होता है? ये हमारे पास रहेगा केमिकल। ठीक है ना, केमिकल इफेक्ट। रेज इफेक्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? भी रेज इफेक्ट का प्रयोग हमारे पास एक्सरे मशीन के अंदर। ठीक है, एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? एक एम्पियर की बात है तो एम्पियर हमारे पास क्या रहता है भी? क्यू बटा में टी। कई बार क्वेश्चन आ गया, ये पक्का हो गया होगा अब तो। विद्युत ऊर्जा की इकाई बताओ भाई। विद्युत ऊर्जा की इकाई है तो हमारे पास के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एच है। के डब्ल्यू एच बराबर किसके रहता है? के डब्ल्यू एच हमारे पास क्या होता है? एक यूनिट के या बीओटी के बराबर भी होता है। एक चीज ध्यान रखना, के डब्ल्यू एच ए और के डब्ल्यू एच, इनको मापने के लिए हमारे पास एक मीटर होता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्राई वेक्टर मीटर। ठीक है, ट्राई वेक्टर मीटर। ओके, के डब्ल्यू ए एच और के डब्ल्यू एच को हम मापने के लिए ट्राई वेक्टर मीटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या बात होगी? इलेक्ट्रिक पावर देखो, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या रहेगी हमारे पास? इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या रहेगी? वाट। एम्पियर तो आपको पता है, करंट, ये हमारे पास वोल्टेज, ओम रेजिस्टेंस की। जिस विद्युत धारा का मान वह दिशा स्थिर रहता है, स्थिर रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? डीसी सर्किट की बात रहेगी। ठीक है, डीसी सर्किट हमारे पास 1 वोल्ट हमारे पास किसके बराबर होता है? वोल्ट रहेगा जूल प्रति कूलम। ठीक है, सारी आपके बेसिक बातें सारी रिवीजन हो रही है, एक एक पॉइंट। ठीक है, और लगभग सारे पॉइंट पक्के हो जाएंगे। के वी ए एच, के डब्ल्यू एच तो एनर्जी मीटर से मापते हैं बिल्कुल। अगर दोनों की बात आ जाए तो ठीक है, एक ट्राईवेक्टर मीटर भी होता है। आप कंपनी वगैरह के अंदर देखोगे ना तो वहाँ पर एक ट्राईवेक्टर मीटर होता है, उससे हम चेंज कर सकते हैं। उसमें क्लिक करेंगे ना, बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर पहले दिखाएगा के डब्ल्यू एच कितनी है, रीडिंग नोट कर लेंगे। दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारे पास के वी एच रीडिंग है वो दिखा देंगे। उसके बाद प्रेस करेंगे तो पावर फैक्टर दिखा देगा कितना पावर फैक्टर है। ठीक है, एक साथ सारी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। प्रतिरोधकता, पेपर में आने वाला क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आएगा। प्रतिरोधकता यानी कि हमारे पास क्या है इसके अंदर? रजिस्टिविटी। ठीक है, ये रजिस्टिविटी के हिसाब से पूछ रखा है तो क्या रहेगा? ओम मीटर। ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला हमारे पास क्या होता है भी? प्रतिरोध। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है, अनंत हमारे पास किस में रहेगा भी? ओपन सर्किट के अंदर। ठीक है, एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें निम्न प्रतिरोध होता है कहलाता है, क्या कहलाया जाएगा हमारे पास? बंद परिपथ। ठीक है, निम्न प्रतिरोध बंद परिपथ में एक ऐसा विद्युत सर्किट जिसमें जीरो प्रतिरोध होता है कहलाता है। जीरो प्रतिरोध किस में होगा? जीरो हमारे पास शॉर्ट सर्किट के अंदर। ओम के नियम के रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमारे पास आर बराबर क्या होता है? वी बटा में आई। ठीक है, ओम के नियम में करंट ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर वी बटा में आर, वी बटा में आर, ये रहा। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास जो अंदर न्यूक्लियस के प्रोटॉन है उसके बराबर ही रहेगा। ठीक है, किसी विशिष्ट प्रतिरोध में, हाँ ये क्वेश्चन करो भाई। 200 मिली सेकेंड है ये और 10 कूलाम आवेश।
प्रवाहित होता है तो परिपथ में धारा का मान बताओ कितना होगा, करंट का मान। आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बटा क्यू के हिसाब से देखना है हमें, क्यू बटा क्या रहेगा टी। क्यू कितना है अभी 10, ठीक है, और टाइम कितना है 200 मिली, मिली का मतलब 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 जाएगी ऊपर, ठीक है, ये कर सकते हैं, ये कैंसिल, एक यहाँ पर कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर 2 बचेगा। अब ये क्या आ जाएगा 50, समझ में आया, आसान है तो। घरेलू तारों में प्रयुक्त होने वाले 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं अभी, 3 टर्मिनल हमारे पास, अर्थिंग रहेगा और न्यूट्रल है और लाइन है, बस ठीक है। लाइन और फेज तो एक ही बात है, ये लाइन और फेज एक ही बात है, ग्राउंड दोनों थोड़ी यूज करेंगे, ऑप्शन वैसे कट हो गए। आप कोई क्वेश्चन करो, ठीक है, आपको एग्जैक्ट पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन थोड़ा सा भी डाउट लगे तो पहले दूसरे ऑप्शन चेक कर लेना, ताकि और ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगे अपने आप। विद्युत धारा प्रवाह की चाल हमारे पास कितनी होती है, अभी हमने डिस्कस किया है 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बी। जिस विद्युत धारा का मान व दिशा एक समान नियत दर हमारे पास, तो वो तो आप सभी को पता है डीसी। अच्छा, परिवर्तित की बात आ गई क्या, ठीक है, अभी परिवर्तित की बात है तो हमारे पास क्या रहेगा एसी। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है इल्यूमिनेशन, ठीक है, 1 मिनट रुको।